Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आगे से हमारी वीडियो रेगुलर आपके साथ शेयर होते रहेगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है और कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी, यह बिहार बोर्ड 12th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन के सोशियोलॉजी पेपर के क्वेश्चंस पेपर है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम का पैटर्न पहले समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन पेपर को एक वीडियो में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 2-3 वीडियो इसकी हम लेकर आएंगे। और इसमें क्वेश्चन का पैटर्न है आपका टोटल क्वेश्चंस जो है 100 + 30 + 8 इतने क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको पहले क्वेश्चन पेपर को समझते हैं, फिर आगे हम आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम समझाएंगे, ताकि इस क्वेश्चंस के साथ साथ अदर क्वेश्चन भी आपके साथ में सॉल्व होते जाएं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं तो, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस पेपर को अवश्य देखें। बहुत सारे इसमें MCQ रहते हैं जो कि आगे के आपके क्वेश्चंस पेपर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा रहता है। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन के ही यहाँ पर जवाब देने होते हैं। नेक्स्ट हमारा बी सेक्शन आ जाता है। बी सेक्शन में हमारा इस 12th क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, बी सेक्शन हमारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाता है, जिसमें करीब 1 से 30 तक शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं और पर क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर्स निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार सेक्शन 3 आपका आ जाता है। सेक्शन 3 में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए अभी आज हम स्टार्ट करते हैं MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति मनुष्य द्वारा किस माध्यम से अर्जित की जाती है? ऑप्शन है सीखना, विरासत, जन्म या इनमें से कोई भी नहीं। तो संस्कृति मनुष्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि हर समाज की एक अपनी संस्कृति होती है जो व्यक्ति जन्म के साथ परिवार में सीखता है, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी व्यक्ति संस्कृति को सीखता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगर हिंदी में कुछ वर्ड की आपको प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को समझकर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की संस्कृति बच्चों द्वारा पहुँचाई जाती है? समाजीकरण, संचय, आत्मसातीकरण या यथार्थीकरण। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समाजीकरण। समाजीकरण संस्कृति का अधिग्रहण मुख्य रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखता है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और विश्वासों को सीखने की कोशिश करता है। वही प्रक्रिया जो आजन्म चलती है व्यक्ति की, ये समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। स्वयं की स्वीकृति है व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, आत्मसम्मान या नेतृत्व। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आत्मदर्शन का दर्पण की अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई है? हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग सेल्फ ग्लास? लुकिंग सेल्फ ग्लास किसके द्वारा दी गई है? तो लुकिंग सेल्फ ग्लास जो है यहाँ पर आपको C.H. कुले के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, C.H. कुले, जिसमें C.H. कुले ने बताया है
C.H. कुले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमारी आत्म अवधारणा सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती है और हम दूसरों के विचारों को कैसे देखते हैं यह एक दर्पण में देखने जैसा होता है, जहां हम कल्पना करते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं और फिर उन व्याख्याओं के आधार पर ही हम अपने आत्म छवि बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किनके द्वारा मौखिक चरण सामाजिकरण की प्रक्रिया है? अकॉर्डिंग टू होम द ओरल स्टेज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या कहा जाता है? मौखिक अवस्था में शिशु मुख्य रूप से मुंह से जुड़ी हुई गतिविधियां जैसे कि चूसना, काटना, चबाना आदि से आनंद और संतुष्टि प्राप्त करता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भौतिक और भौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? भौतिक और भौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है, जिसकी अवधारणा आगमन ने दी थी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी या किसने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था? तो आगमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक समूह कौन सी नहीं है? राष्ट्र, ग्राम, परिवार या श्रम सेवक, कौन सी है? ध्यान दीजिए, निम्न में से प्राथमिक समूह कौन सी है? यहाँ पर हमें यह देखना है कि प्राथमिक समूह कौन सी है। तो प्राथमिक समूह जो है परिवार। प्राथमिक समूह हमारी परिवार है, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। परिवार हमारा जो है प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसका निर्माण दूसरों के साथ बातचीत से होता है? ए पहचान, व्यक्तित्व, संस्कृति या डी स्वयं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्वयं, जिसको कि इंग्लिश में हम समझ सकते हैं सेल्फ। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख सामाजिकरण का अभिकरण है? कानून, परिवार, धर्म या स्कूल, यानी सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसी, कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फैमिली। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। परिवार सामाजिकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण होता है, क्योंकि वह यह जगह है जहाँ बच्चे सबसे पहले सामाजिक संपर्क और अनुभव से गुजरते हैं। परिवार के सदस्यों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि भाषा, सामाजिक कौशल और नैतिक मूल्य। इस तरह यही कारण है कि सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण परिवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कॉम्ट के 3 स्तरीय सिद्धांत जिसके आधार पर समाज का विकास हुआ, क्या है? तो कॉम्ट के 3 स्तरीय सिद्धांत कौन कौन से हैं? कॉम्ट के अनुसार समाज का विकास 3 स्तरीय नियम, जैसे जिसको कि 3 चरणों का नियम भी कहा जाता है, के द्वारा वह उन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, इस 3 आधार पर इन्होंने दिया है। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रत्यक्षवादी, जिसको कि वैज्ञानिकवादी भी कहा जाता है। धार्मिक चरण में इन्होंने कहा है, इस चरण में समाज घटनाओं को अलौकिक या दैवीय शक्ति के संदर्भ में समझता है। आध्यात्मिक स्तर पर इन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति धार्मिक चरण और वैज्ञानिक चरण के बीच का जो संक्रमणकालीन चरण होता है, वो चरण इस अवस्था में होती है। लोग अमूर्त अवधारणाओं जैसे प्रकृति और सार के माध्यम से घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वे अलौकिक शक्तियों की भूमिकाओं को कम करके आंकते हैं और घटनाओं के पीछे छिपे हुए सिद्धांत और कारणों की तलाश करते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया है
वैज्ञानिक चरण या प्रत्यक्षवादी चरण, प्रत्यक्षवादी जिसको कि वैज्ञानिक चरण भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि यह समाज के विकास का अंतिम चरण है और इस चरण में लोग वैज्ञानिक विधियों जैसे अवलोकन, प्रयोग, तुलना का उपयोग करके घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और वो तथ्य और वैज्ञानिक घटनाओं को भरोसा करते हैं और घटनाओं के कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये इस तरह भी इसके बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके निकलते हैं कि प्रत्यक्षवादी सिद्धांत क्या है, धार्मिक सिद्धांत में क्या उन्होंने कहा, काउंट के 3 स्तरीय सिद्धांत क्या है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से परिवार का कार्य क्या है? यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास या गृहस्थ आश्रम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार्य नहीं है? सामाजिक विघटन का साधन, सामाजिक सुरक्षा, विवाह और परिवार का निर्धारण, परिस्थिति निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलती है, विवाह और परिवार का निर्धारण किया जाता है नातेदारी के अंदर ही, और हर व्यक्ति को एक स्थिति प्राप्त होती है, परिस्थिति का निर्धारण वहाँ पर होता है, बड़े छोटे का एक निर्धारण वहाँ पर नातेदारी में होता है। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शंस जो है ये नातेदारी के कार्य हैं, जबकि सामाजिक विघटन का साधन नातेदारी के द्वारा समाज का या सामाजिक विघटन नहीं होता है, तो ये प्रकार्य नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मिसिंग वुमन की अवधारणा किसने दी थी? मिसिंग वुमेन की अवधारणा किसने दी थी? अमर्त्य सेन, आशीष बोस, एस.सी. दुबे या सच्चिदानंद। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन लापता मिसिंग वुमेन की अवधारणा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दी थी। उन्होंने 1990 में द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में एक निबंध में इसका उल्लेख किया था और बाद में अपने अकादमिक कार्यों में इस पर विस्तार से चर्चा भी इन्होंने की है। उन्होंने यह अवधारणा विशेष रूप से एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे देशों में अत्यधिक लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं की कम संख्या को दर्शाने के रूप में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्कार हिंदुओं में नहीं है? हिंदुओं में कौन सा संस्कार नहीं है? चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह या प्रोसाद। तो ये चूड़ाकरण, विवाह और उपनयन ये तीनों संस्कार हैं, जबकि पुरुषार्थ जो है ये संस्कार के रूप में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम क्या है जो 1924 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है या लड़ रही थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कमला हैरिस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी का कारण नहीं है। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म। तो यहाँ पर वर्ग जो है सांस्कृतिक विविधता का कारण नहीं है, जबकि रेस, कास्ट, रिलीजियन ये सांस्कृतिक विविधता का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? शहरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास या जनसंख्या में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है शिक्षा का निजीकरण मुख्य रूप से वैश्वीकरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का परिणाम है। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन।
अब वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय करण बढ़ा है। विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में समानता लाने, छात्रों को विदेश में पढ़ने के अवसर प्रदान करने और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण का विकास माना जा सकता है। तो शिक्षा का निजीकरण होने से ये ग्लोबलाइजेशन आया है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस शहर में पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन किया गया था? तो 2024 में पैरालंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में आयोजित किया गया था। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस, फ्रांस में किया गया था। इन खेलों में दुनिया भर के 4400 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है अपना लाल मोहन घोष, राज नारायण बसु, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आंसर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इससे साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग करके इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? अब इसको हम समझेंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। एक विभेदीकरण की प्रक्रिया, एक नियोजित प्रक्रिया, एक स्वार्थ समूह से संबंधित और एक धार्मिक प्रक्रिया। सबसे पहले इसको समझिए कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो धार्मिक या जातीय समूह के बीच विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देती है। यह एक ऐसी सोच है जिसमें एक समुदाय अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और अपने हित को दूसरों के हित से ऊपर रखता है। तो इस प्रकार क्या हो गया? यह एक विभेदीकरण की प्रक्रिया हो गई। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस वर्ष काका कालेलकर कमीशन स्थापित किया गया था? तो काका कालेलकर आयोग, जिसे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसे कहा जाता है? तो काका कालेलकर आयोग को भी कहा जाता है। 1953 में स्थापित किया गया था। इसे 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यह आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन स्थापना कब किया गया था? 1953 में। यहाँ पे स्थापना पूछा जा रहा है, स्थापित कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। स्थापित 93 में किया गया था, जबकि इस आयोग की रिपोर्ट जो है 95 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को गिटियोरा कहा जाता है? गोंड, उराव, मुंडा या खासी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंडा जनजातियों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें उस समय 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कब हुई थी? 1985। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
हिंदू सोसाइटी एक्ट रेड क्रॉस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए एम पनिकर, एम एन श्रीनिवास, राम आहूजा या एन के बोस। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए के एम पनिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर बल दिया है? मैक्स वेबर, रजनी कोठारी, शेरोकीन या पेरेटो ने? तो यहाँ पर ये आंसर आता है आपका मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर बल दिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। नेक्स्ट आगे की वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।